हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 3, x प्लस 2y प्लस में जेड बराबर में 4, x प्लस वाई प्लस में 2z बराबर में 5। ये प्रश्न 8 अंकों में पूछा जाता है। ये सवाल कितने अंकों में पूछा जाएगा? 8 अंकों में पूछा जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्लास 12th मैथ में अगर आप इस सवाल को छोड़ करके जाते हैं तो ये समझिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, सन 2018 में, 17 में, 16 में, 15 में इतनी बार पूछा जा चुका है। हर बार इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बने रहिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, अगर हम देखेंगे इस सवाल को तो यहाँ पर एक जो है समीकरण के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले सारणिक रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए हुए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर। यहाँ पर लिखेंगे दिए हुए समीकरण निकाय को। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। दिए हुए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर। समीकरण निकाय को, निकाय मीन्स क्या होता है? सिस्टम, ठीक है। समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद में अब इस समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखेंगे। आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे देखिए, अभी आप धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद में कॉपी पेन ले करके आप इसे खुद से सॉल्व करना, ठीक है। अभी आपका जो है शुरुआती दौर चल रहा, मतलब कि अभी आप जो है जस्ट गणित शुरू कर रहे हैं, तो अभी तुरंत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ जाएंगी, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। आप लंबे लंबे वीडियोज़ देखने की आदत सबसे पहले बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिए हुए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर। अब हम इसे आव्यूह रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक जो है, इसको पहले सबसे पहले एक ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर उसके बाद में जितने चर दिए गए हैं x, y और z, इन्हें एक ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद में जितने अचर हैं उन्हें एक ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए सिखाते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है? 1 है। कोफिशिएंट, गुणांक का इंग्लिश क्या होता है? कोफिशिएंट। तो x का गुणांक कितना है? 1 है। कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। y का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1 है। चिन्ह के साथ में लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, y के पहले कैसा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर z के पहले चिन्ह क्या है? प्लस है, तो गुणांक को कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर x का गुणांक 1 हो गया और y का गुणांक कितना हो गया? 2 हो गया। z का गुणांक कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर x का गुणांक कितना हुआ? 1 हो गया। y का गुणांक कितना हुआ? 1 हो गया। और z का गुणांक कितना हो गया? 2 हो गया। इस तरीके से सबसे पहले इसे लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर चर कितने हैं, तो चर की संख्या कितनी है? 3 है। x है, y है और z है, ठीक है। इसे सब लिख देंगे अब, x, y और z। फिर उसके बाद में अचर लिख देंगे। अचर कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? 3, 4 और क्या है? 5 है। ये क्या है? अचर है। अब हमने जो है इस समीकरण को आव्यूह रूप में लिख दिया। अब ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, इसे मान लेंगे a, इसे मान लेंगे x, इसे मान लेंगे b। a इंटू एक्स बराबर में b। x क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x बराबर में क्या हो जाएगा? a इनवर्स इंटू में b। अब कैसे a इनवर्स इंटू में b आया, इसे समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है? a इंटू एक्स बराबर में b है ना। यहाँ a क्या है? x के साथ में a जो है गुणे में है। जब गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे, जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर में हो जाएगा 1/a इंटू में क्या हो जाएगा? b। यहाँ पर a की घात क्या है? 1 है। तो x बराबर में क्या हो जाएगा? a इनवर्स इंटू में क्या हो जाएगा? b। इसलिए आपका x बराबर हम यहाँ पर लिख दिए a इनवर्स इंटू में b। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि x बराबर a इनवर्स इंटू b हम क्यों लिख दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर हम देखेंगे क्या है। ए बराबर लिखेंगे आव्यूह जो दिया गया है 1, 1, 1, ठीक है। फिर 1, 2, 1, फिर उसके बाद में 1, 1, 2। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणिक ए बराबर में, यहाँ पर सारणिक के रूप में लिख देंगे 1, 1, 1, फिर 1, 2, 1, फिर उसके बाद में 1, 1, 2। अब इसका सारणिक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे C1 के सापेक्ष। देखिए C1 किसे कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पंक्ति। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पंक्ति।
ठीक है। हिंदी में इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं, जो यहाँ पर क्षैतिज रेखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। और पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। और रो का जो फर्स्ट लेटर होता है वो आर होता है, इसलिए पंक्ति को आर से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो ये खड़ी रेखाएं हैं, जो ये खड़ी रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, जो वर्टिकल लाइन है, इन्हें क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इन्हें स्तंभ कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। और कॉलम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, सी होता है, इसलिए स्तंभ को सी से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं और व्यक्त करते हैं। अब आप समझ गए ना कि पंक्ति किसे कहेंगे, जो ये पड़ी रेखाएं हैं इन्हें क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। और जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। और इस सारणिक में जो एक है, दो है, दो है, एक है, एक है, एक है, ये सभी क्या है, इस सारणिक के तत्व हैं, अवयव हैं, कंस्टिट्यूएंट हैं, एलिमेंट हैं, घटक हैं। ठीक है। आप किसी भी नाम से इन्हें पुकार सकते हैं। यहां पर लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है। अब आप C1 समझ गए ना, मतलब इसके सापेक्ष हम प्रसार करेंगे, जो ये खड़ी रेखा है पहली वाली। ठीक है। ये हो गया C1 आपका, ये हो गया C2, ये हो गया C3। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। आप ये समझ गए होंगे कि स्तंभ किसे कहते हैं, पंक्ति किसे कहते हैं। ठीक है। यहां पर लिख रहे हैं हम C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, विस्तार करने पर, एक्सपेंशन करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है। तो यहां पर C1 के सापेक्ष प्रसार कैसे करेंगे, ये आपका पहला तत्व तो पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद में ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए, जिस अवयव को पकड़ेंगे उसकी पूरी पंक्ति छोड़ देंगे और उसका पूरा स्तंभ छोड़ देते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, दो बचेगा, यहां ऐसे लिख देंगे 2 1 1 2। ठीक है। फिर उसके बाद में किसका चिन्ह आता है, प्लस, फिर उसके बाद में आता है माइनस का चिन्ह। ठीक है। फिर उसके बाद में एक लिखेंगे। अभी समझा रहे हैं कि चिन्ह यहाँ पर माइनस क्यों लगाए हैं। ठीक है। तो अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे हम। उसके बाद में ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, इस अवयव को हम पकड़े हैं ना, तो ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे और इस अवयव वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे। क्या बचेगा, 1 1 1 2। ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस का चिन्ह आता है, एक लिखेंगे, ये वाला अवयव, फिर ये इस अवयव की पूरी पंक्ति छोड़ देंगे और इस अवयव की पूरी स्तंभ छोड़ देंगे पूरा। ठीक है। क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा 1 2 1 1, इस तरीके से। यहाँ पर प्लस और माइनस क्यों लगा रहे हैं अभी हम आपको समझाएंगे, आगे अभी आपको समझा देंगे। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर उसके बाद में 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा, 2 के 2, माइनस में क्या हो जाएगा, 1 1 के 1, फिर उसके बाद में प्लस 1 लिखेंगे, 1 1 के 1, माइनस में क्या हो जाएगा, 2 1 के 2। ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 इंटू में 4 में से -1 करेंगे, कितना हो जाएगा 3, माइनस में 1 इंटू में कितना हो जाएगा 1, प्लस में कितना हो जाएगा 1 इंटू में कितना हो जाएगा -1। ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा -2, तो 3 - 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि सारणिक जो ए का मान है कितना आ गया, 1 आ गया। जब 1 आ गया तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सारणिक ए का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। और जब 0 के बराबर नहीं है तो ये आपका कैसा आव्यूह हो गया, ये हो गया व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि प्रतिलोमीय आव्यूह, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। या अतः यहाँ पर ए इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। ठीक है। अगर ये ए जो है सारणिक ए का मान अगर 0 के बराबर आ जाता तो ए इनवर्स विद्यमान ना होता। अभी ये भी समझाएंगे कि सारणिक ए का मान 0 आने पर क्यों ए इनवर्स विद्यमान नहीं होता है। ठीक है। तो अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यहाँ तक हो गया ना, सारणिक ए का मान हमने जो है ज्ञात कर लिया, सारणिक ए का मान 1 आ गया, इसलिए ए इनवर्स विद्यमान होगा। अगर सारणिक ए का मान 0 आ जाता तो ए इनवर्स विद्यमान ना होता। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे सारणिक ए के तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर। यहाँ पर लिखेंगे सारणिक ए के तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर, सारणिक ए के तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर, सहखंड ज्ञात करने पर। ठीक है। ज्ञात करने पर अब इसका सहखंड ज्ञात करेंगे, तो सहखंड ज्ञात करने के लिए 1/11 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। 1/11 का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर सारणिक ए है ना, अब इसका सहखंड हम ज्ञात कर रहे हैं। देखो वीडियो में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, देखो सारणिक ए का मान, अब इसका सहखंड ज्ञात करेंगे 1/11 का मान। ठीक है। तो 1/11 का मान क्या हो जाएगा, 1/11 का मतलब क्या, ये पहली पंक्ति को बताता है, पहला स्तंभ। ठीक है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है। 1/11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये जो पहला जो है 1 है ये बताता है स्तंभ की संख्या को, और जो दूसरा 1 है ये बताता है पंक्तियों की, ये पहला पंक्तियों की संख्या को, दूसरा क्या स्तंभों की संख्या को बताता है। ठीक है। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे।
क्या बचा 2 1 1 2, ठीक है। कितना हो गया 2 दूना 4, माइनस में कितना आ गया 1, बराबर में कितना आ गया 3, ठीक है। अब उसके बाद में A12 का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति ये हो गया और दूसरा स्तंभ कौन सा, ये वाला हो गया। तो पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचा 1 1 1 2, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 के 2, माइनस में 1, बराबर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर पंक्ति और स्तंभ का योग सम आएगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर पंक्ति और स्तंभ का योग सम आएगा तो उसकी आगे का चिन्ह, सारणी के आगे जो चिन्ह लगाएंगे वो धनात्मक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अगर पंक्ति और स्तंभ का योग विषम आएगा तो सारणी के आगे का चिन्ह कैसा लगाएंगे, ऋणात्मक लगाएंगे। यहाँ पर देखो 2 1 क्या हुआ 3 हुआ, 3 क्या है विषम है, विषम है तो इसके आगे चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। सम संख्या उसे कहते हैं, सम संख्या देख लीजिए, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य होता है, ठीक है। और विषम किसे कहते हैं, विषम जो 2 से विभाज्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। 2 से विभाज्य नहीं होता है, ठीक है, 2 से विभाज्य नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। और विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर, क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। अगर आप ये सम संख्या विषम संख्या नहीं जानते हैं तो आप जो है अपनी कॉपी में ऐसे ब्रैकेट में बना करके जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जरूर पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को ये पता ही हो, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिन्हें ये सारी चीजें नहीं पता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये सवाल अभी तक आज पूरा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपका पास्ट बहुत अच्छा बीता हुआ है। कईयों ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसमें कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो धैर्यपूर्वक बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे। यहाँ पर देखिए A12 का मान हमने ज्ञात कर दिया। अब उसके बाद में A13 का मान ज्ञात करेंगे। A13 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरी पहली पंक्ति छोड़ देंगे और ये पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, तीसरा वाला क्या बचा उसे नोट करेंगे 1 1 2 1, ठीक है। आपका क्या बच गया 1 1 और 2 1 बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे 1 1 के 1, माइनस में कितना हो जाएगा 2, बराबर में कितना आ जाएगा माइनस में 1। और यहाँ पर देखिए पंक्ति क्या है, पहली है स्तंभ तीसरा, 3 है कितना हुआ 4 हुआ। 4 क्या है, सम है। सम क्यों है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, ठीक है। जब सम है तो सारणी के आगे चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस गुणे माइनस, बराबर में माइनस होता है, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिएगा, नहीं पता है तो जरूरी नहीं है सब विद्यार्थियों को पता ही होगा, अगर पता होता तो वीडियो देखने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो गया A13 का मान भी हमने ज्ञात कर दिया। फिर उसके बाद में 21 का मान ज्ञात करेंगे। 21 का मतलब क्या, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ पूरा डिलीट करेंगे। देखिए दूसरी पंक्ति ये हो गया और पहला स्तंभ ये वाला हो गया, क्या बचा 1 1 और 1 2, 1 1 1 2 आपका बच गया। यहाँ पर कैसा आ जाएगा 2 1 के 2, माइनस में 1, बराबर में कितना आ जाएगा 1, 2 1 क्या हुआ 3, 3 क्या है विषम है। क्यों विषम है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। और जब विषम है तो सारणी के आगे चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -1, ठीक है। फिर उसके बाद में A22 का मान ज्ञात करेंगे। A22 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति ये हो गया और दूसरा स्तंभ क्या हो गया, ये वाला हो गया। क्या बचा 1 1 1 2, 1 1 1 2, वही फिर बचा। देखो 2 1 के 2, माइनस में 1, बराबर में कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो 2 2 कितना हुआ 4 हुआ, यानी कि पंक्ति और स्तंभ का योग कितना हुआ 4 हुआ। जो 4 हुआ तो 4 क्या है, सम है। सम है तो सारणी के आगे चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। तो प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं है, ठीक है। वैसे हम मान लेते हैं कि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए A23 का मान ज्ञात करेंगे। A23 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया। क्या बचा 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इस प्रकार से फिर 1 1 1 माइनस में 1, बराबर में कितना आ गया 0, ठीक है। A23 का मान भी ज्ञात हो गया। अब उसके बाद में 31 का मान ज्ञात करेंगे। 31 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। यहाँ पर देखिए तीसरी पंक्ति ये हो गया, पहला स्तंभ ये वाला हो गया। क्या बचा 1 1 2 1, 1 1 2 1, इस तरीके से आपका बच गया। 1 1 2 1 बचा। यहाँ हो जाएगा 1 1 1 माइनस में 2, बराबर में कितना आ जाएगा माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पर 2 3 कितना हुआ 4 हुआ, यानी पंक्ति तीसरी स्तंभ पहला, तो पंक्ति और स्तंभ का कितना हुआ 4 हुआ। 4 क्या है, सम है। क्यों, क्योंकि यह 2 से विभाज्य। और जब सम है तो इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। और प्लस गुणे माइनस, बराबर में क्या होता है माइनस ही होता है। तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ठीक है। -1 हो गया। फिर A32 का मान ज्ञात करेंगे। A32 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति डिलीट करेंगे और दूसरा स्तंभ डिलीट करेंगे। क्या बचेगा 1 1 1, ठीक है। 1 1 1, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा 1 1 के 1, माइनस में 1, बराबर में कितना आ जाएगा 0। A33 का मान ज्ञात करेंगे। A33 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ डिलीट करेंगे। तीसरी पंक्ति ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया। क्या बचा 1 1 1 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 1 के 2, माइनस में 1, बराबर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 3 6 क्या है, सम है। सम है तो इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे सहखंड से प्राप्त आव्यूह। यहाँ पर लिखेंगे सहखंड को फैक्टर से प्राप्त जो है मैट्रिक्स, सहखंड से प्राप्त आव्यूह, सहखंड से प्राप्त आव्यूह यहाँ पर लिख देंगे। सहखंड से प्राप्त आव्यूह b बराबर में क्या है, इसे b मान लीजिए, c मान लीजिए, d मान लीजिए, कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हैं, ठीक है। क्या क्या मिला हमें 3 -1, फिर उसके बाद में -1, फिर उसके बाद में -1,
1 0 फिर उसके बाद में -1 0 1। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 3 हो गया, ये 3 हो गया, -1 1 फिर उसके बाद में -1 1 0 फिर उसके बाद में -1 0 1। इस तरीके से आपका ये मिल गया आव्यूह बी बराबर। अब यहाँ पर लिखेंगे परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह बी डैश, परिवर्त आव्यूह बी डैश बराबर में क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, जो ये पड़ी रेखाएं हैं इन्हें खड़ी रेखाओं में बदल देंगे और ये जो खड़ी रेखाएं इन्हें पड़ी रेखाओं में बदल देंगे, यानी कि जो पंक्ति है उसे स्तंभ में और जो स्तंभ उसे पंक्ति में बदल देंगे। देखो 3 -1 फिर -1 1 0 फिर -1 0 1। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका एडजॉइंट ए, सहखंडज आव्यूह ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर में क्या हो जाएगा, 1 में सारणी के क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए बी का डैश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी सूत्र नहीं लगाएंगे, बी का डैश कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ए बराबर में हो जाएगा बी का डैश। अभी हमने क्या ज्ञात किया, बी का मान क्या ज्ञात किया, 3 -1 फिर -1, यही तो ज्ञात किया। देखो 3 -1 फिर -1 फिर 1 फिर उसके बाद में 0 फिर उसके बाद में -1 0 1। ठीक है, इस तरीके से आपका एडजॉइंट ए का मान आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे, तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 में सारणी के या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए, इंटू में एडजॉइंट ए। तो 1 में सारणी के का मान कितना आया हुआ है, सारणी के का मान 1 आया हुआ है। कितना आया हुआ है, प्लस में 1। देखिए प्लस में 1 आया हुआ है, धनात्मक। सारणी के का मान कितना आया हुआ है, प्लस में 1। यहाँ पर देखिए आप क्या आया हुआ है, प्लस में 1 आया हुआ है। अब उसके बाद में सारणी के का मान यहाँ पर रखेंगे, तो सारणी के का मान प्लस में 1 आया हुआ है, एडजॉइंट ए का मान कितना आया हुआ है, 3 -1 फिर उसके बाद में क्या आया हुआ, -1 1 फिर उसके बाद में 0 -1 0 1। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ए इनवर्स का मान अभी जो हमने आप वहाँ पर समीकरण नंबर 1 बनाया था उसी में ए इनवर्स का मान रखेंगे। ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, इसका मान उसमें रख देंगे रखने पर। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हमने प्राप्त किया था। देखो यहाँ पर यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू में बी है, क्या है, यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू में क्या है, बी है। तो यक्स बराबर में हो जाएगा ए इनवर्स का मान कितना है, 1 से इसमें भाग करेंगे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, गुणा भाग करने पर देखो 3 -1 -1 1 0 0 1। ठीक है, इंटू में बी का मान कितना दिया गया है, तो बी का मान है 3 4 5। क्या है, 3 4 5। अब इसका गुणा कर देंगे आसानी से, यक्स बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर गुणा करते समय चिन्ह प्लस का था लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 1 के 4, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 5, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 3 1 के 3 माइनस के साथ में, फिर उसके बाद में प्लस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह प्लस का आता है, यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस हुआ। ठीक है, प्लस में 0। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, फिर उसके बाद में प्लस में 0, फिर प्लस में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मान आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर यक्स बराबर में हो जाएगा कितना हो जाएगा 9, माइनस में कितना हो जाएगा 5 4 9, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का ही रहेगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, +5 में से -3 घटाएंगे तो +2 आएगा, क्योंकि 5 के आगे का जो चिन्ह है बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर +4 है, यानी कि +4 बड़ा है -3 से, इसलिए यहाँ पर +1 आया हुआ है। समझ में आया। उसके बाद में क्या आ जाएगा, यक्स बराबर में हो जाएगा 0 1 2। ठीक है, यक्स का मान यहाँ पर रख देंगे। यक्स का मान क्या है, यक्स वाई और जेड है। यक्स का मान क्या है, यक्स वाई और जेड है, यहाँ पर 0 1 2। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर लिखेंगे संगत अवयव की तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे संगत अवयव की तुलना करने पर, यहाँ पर लिख देंगे संगत अवयव की तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना करेंगे तो यक्स बराबर में मिल जाएगा 0, वाई बराबर में 1 और जेड बराबर में मिल जाएगा आपका 2। अब आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप उत्तर की अगर जांच करना चाहें तो इस समीकरण के मान में रख करके आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, यक्स का मान क्या है 0, तो यहाँ पर देखो यक्स प्लस वाई प्लस में जेड बराबर में 3 है, बराबर में कितना है 3 है। यक्स का मान 0 प्लस में वाई का मान 1 हो गया, प्लस में जेड का मान 2 हो गया, बराबर में 3, यहाँ 3 बराबर 3, यानी LHS बराबर RHS, यानी कि हमारा उत्तर क्या है सही है। दूसरे समीकरण में रखेंगे यक्स प्लस 2y प्लस में जेड बराबर में क्या हो गया 4 हो गया। यक्स का मान 0 प्लस में 2 गुणे वाई का मान 1 प्लस में जेड का मान कितना है 2 है, बराबर में 4 है। यहाँ 2 1 के 2 धन 2 बराबर में कितना है 4, 4 बराबर 4, यानी कि LHS बराबर RHS। अब दो समीकरण में रख करके मान हमने चेक कर लिया, यानी कि ये हमारा उत्तर क्या है बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बिल्कुल एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को सिखा पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके आप अपने भाई का हौसला भी बढ़ा सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।